नेहरू शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं अभिप्रेरणा, अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई प्राणी किसी क्रिया को क्यों करता है और उस क्रिया को किए जाने के पीछे कौन से ऐसे कारक या तत्व होते हैं जो उस क्रिया या कार्य को संपन्न करने के लिए प्राणी को एक प्रकार से बाध्य करते हैं या उसके मन में या उसके शरीर में कोई हलचल या उद्वेग उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप वो व्यक्ति या प्राणी कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है और उस कार्य को तब तक करता रहता है जब तक कि उसका निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य जो है या कोई भी प्राणी जो है उसका कोई भी कार्य किया जाना, और मनुष्य के बारे में तो ये बात और मजबूती के साथ कही जा सकती है कि उसके द्वारा कोई भी क्रिया जो की संपन्न की जाती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। उस उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिया या अनुक्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि हम एक परिवेश में रहते हैं या वातावरण में रहते हैं और इस वातावरण में हमारे समक्ष बदलती हुई परिस्थितियों में नित नए उद्दीपन आते रहते हैं और वो जो उद्दीपन हमारे सामने आते रहते हैं वह हमें अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करते रहते हैं। उन उद्दीपनों के प्रति जो हम अनुक्रिया करते हैं उन्हीं अनुक्रिया के फलस्वरूप हमारे व्यवहार का प्रकटीकरण होता है और इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारे व्यवहार संचालन की प्रक्रिया सदैव हमारे परिवेश में घटित होती रहती है और या परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। तो एक विचार जब हम करते हैं कि आखिर हम कोई क्रिया करते क्यों हैं, किसी व्यवहार को प्रकट करने का जो कह लीजिए मूल कारण है वो क्या है, तो ये एक प्रकार से अभिप्रेरणा ही है। हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है अभिप्रेरणा व्यवहार का निर्धारक तत्व है, व्यवहार का निर्धारक तत्व है और निर्धारक तत्व इसलिए है क्योंकि इसी के द्वारा हमारे व्यवहार का निर्धारण होता है। हम जिस प्रकार अभिप्रेरित होते हैं उसी प्रकार से हमारा व्यवहार जो है वो प्रकट होता है या हमारा व्यवहार संचालित होने लगता है। अभिप्रेरणा के लिए अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है और मोटिवेशन शब्द जो है ये लैटिन के मोटम धातु से जिसका अर्थ होता है चालक, या कह सकते हैं कि वास्तव में एक प्रकार से अभिप्रेरणा जो है वो चालना या चालक का कार्य, ड्राइव का कार्य करता है और ये अभिप्रेरणा उत्पन्न होने पर व्यक्ति जो है वो अशांत हो जाता है और अशांत जो है वो अभिप्रेरणा जब उसे बलवती होती है या संवेग रूपी अभिप्रेरणा जब उसके मन में उत्पन्न होती है, व्यवहार में उत्पन्न होती है, तो वो लक्ष्य निर्दिष्ट हो जाती है या लक्ष्य उन्मुख हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिप्रेरणा जो है वो सदैव उद्देश्य परक होती है, लक्ष्य परक होती है। मैंने प्रारंभ में भी कहा कि मनुष्य की कोई भी क्रिया जो है वो उद्देश्य विहीन नहीं होती या लक्ष्य विहीन नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारक तत्व है और कोई भी व्यक्ति किसी कार्य या क्रिया को उसी अनुपात में संपन्न करता है जिस अनुपात में वो अभिप्रेरित होता है। जाहिर सी बात है कि अधिगम का क्षेत्र हो या जीवन के अन्य कोई क्षेत्र की बात की जाए
तो उन सब क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है या अनुक्रिया की जाती है, व्यवहार का प्रकटीकरण होता है, व्यवहार का संचालन होता है, वो सारा का सारा कार्य अभिप्रेरणा आधारित होता है। और व्यक्ति जो है जितना अधिक अभिप्रेरित होता है उतने ही मनोयोग पूर्वक या उतने ही उत्साह के साथ या उतने ही परिश्रम के साथ, उतने ही लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा व्यवहार का निर्धारक तत्व है और ये व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था है। आंतरिक अवस्था किस प्रकार की है? ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए या व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो अभिप्रेरणा क्या है? व्यक्ति की आंतरिक दशा है, व्यक्ति की आंतरिक दशा। और ये जो आंतरिक दशा है ये व्यक्ति में जब उत्पन्न होती है तो ये आंतरिक दशा व्यक्ति को कोई ना कोई व्यवहार या कोई ना कोई क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। अब जाहिर सी बात है कि व्यक्ति को ये क्रिया करने के लिए या व्यवहार करने के लिए अभिप्रेरणा कहाँ से आती है और कैसे उत्पन्न होती है। तो अभिप्रेरणा के उत्पन्न होने या अभिप्रेरणा को और अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें अभिप्रेरणा के चक्र को समझना होगा। और अगर हम अभिप्रेरणा के चक्र को समझ लेते हैं तब हमें अभिप्रेरणा के बारे में बेहतर जानकारी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा चक्र जो होता है इसके द्वारा अभिप्रेरणा को हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। देखिए, प्राणी जो होता है या कोई व्यक्ति जो होता है या अधिगमकर्ता जो होता है, विद्यार्थी होता है, व्यवसायी होता है या श्रमिक होता है, लेखक होता है, मजदूर होता है, अध्यापक होता है, किसी भी क्षेत्र की जीवन में हम बात करें तो व्यक्ति जो है वो समाज में या परिवेश में रहता है तो वहां पर उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती है? आवश्यकताएं होती हैं। और ये आवश्यकताएं जो हैं व्यक्ति में, जाहिर सी बात है हम जिस परिवेश में या जिस समाज में हम रहते हैं तो उस समाज में या परिवेश में हम कुछ हमारी आवश्यकताएं होती हैं। और आवश्यकताएं क्यों उत्पन्न होती हैं? आवश्यकताएं ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समस्या से उत्पन्न होती है। और समस्या कैसे उत्पन्न होती है? जाहिर सी बात है जब हमारे पास संसाधन कम हो जाते हैं और समस्या बड़ी रह जाती है तो कोई ना कोई आवश्यकता हमारे पास उत्पन्न हो जाती है। और इस आवश्यकता के उत्पन्न होने पे हमारे व्यवहार में एक अंतर्नोद उत्पन्न होता है। अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक बार पहले हम चक्र बना लेते हैं और अंतर्नोद से फिर हमारे व्यवहार में उद्वेलन की अवस्था उत्पन्न होती है। और उद्वेलन जो है ये हमारे व्यवहार में लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार कर देता है। क्या कर देता है? लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार कर देता है। और लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार के बाद हमें उपलब्धि प्राप्त होती है। और उपलब्धि प्राप्त होने के पश्चात जो उद्वेलन है इसमें कमी आ जाती है, उद्वेलन में कमी आ जाती है। और इस प्रकार से अनवरत जो है वो अभिप्रेरणा का चक्र संपन्न होता रहता है। ध्यान दे दीजिए, अभिप्रेरणा का चक्र इस प्रकार से संचालित होता है कि आवश्यकताएं जब उत्पन्न होती हैं तो व्यक्ति के द्वारा उसके व्यवहार में या मन में एक अंतर्नोद उत्पन्न होता है। अंतर्नोद जो है एक प्रकार की हलचल है या कह सकते हैं हम कि एक प्रकार की व्यग्रता है। और ये जो व्यग्रता है या हम इसको तनाव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आंतरिक तनाव भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि हमारे परिवेश में जितने संसाधन थे उन संसाधनों के द्वारा हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकी। आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकी तो हमारे व्यवहार में अंतर्नोद, जिसे साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं आंतरिक तनाव उत्पन्न हो जाता है।
और आंतरिक तनाव जो उत्पन्न हो जाता है, तो ये हमारे व्यवहार में उद्वेलन उत्पन्न कर देता है। उद्वेलन का मतलब उद्योग को बढ़ा देता है। उद्वेलन से तात्पर्य है कि हमारे आवेग जो हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं, आवेगों का क्रम लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है। और जब आवेग या उद्वेलन जो है इसकी प्रबलता हो जाती है, ध्यान दीजिए, उद्वेलन जब प्रबल हो जाता है तो हमारा जो व्यवहार है वो लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार हो जाता है। अर्थात हमारा व्यवहार जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करने या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट हो जाता है, या हम अधिक अच्छे ढंग से तत्पर होकर के अपने लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार को प्रकट करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार हो गया तो लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार के द्वारा उपलब्धि अर्जित कर ली जाती है, या उपलब्धि का मतलब है आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाती है, और इससे उद्वेलन में कमी आ जाती है। और उद्वेलन में कमी आने पर अभिप्रेरणा जो है कुछ समय के लिए रुक जाती है, लेकिन पुनः मानव जीवन के बारे में कहा जा सकता है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित हैं। मनुष्य कभी भी संतुष्ट होने वाला प्राणी नहीं है। एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है, फिर दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, और लगातार ये क्रम चलता रहता है। लगातार ये क्रम चलते रहने के कारण व्यक्ति सदैव अभिप्रेरित होता रहता है, और व्यक्ति जो है वो कार्य या क्रिया को संपन्न करने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहता है। तो कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा का चक्र इसी प्रकार से संचालित होता है कि व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और आवश्यकताएं जब उत्पन्न होती हैं तो व्यक्ति के व्यवहार में या उसके मन में, हृदय में, या उसके आंतरिक संवेगों में अंतर्नोद से तात्पर्य है आंतरिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब तनाव बढ़ जाता है तो उद्वेलन का मतलब है आवेगों में प्रबलता आ जाती है, और ये आवेगों में जो प्रबलता है ये उसके व्यवहार को लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार स्थापित कर देती है, और लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार होने के कारण उपलब्धि अर्जित कर ली जाती है, और उपलब्धि आ जाने के पश्चात उद्वेलन में थोड़े समय के लिए कमी आती है। लेकिन मानव के जीवन में आवश्यकताएं असीमित होने के कारण, या कह लीजिए कि अनंत होने के कारण पुनः आवश्यकता उत्पन्न होती है, पुनः ये प्रक्रिया या ये जो चक्र है वो चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति में एक प्रकार से अंतर्नोद या उद्वेलन की स्थिति उत्पन्न करती है, जिसको हम चालक के रूप में देख सकते हैं। मोटिवेशन शब्द, मोटम शब्द पे जो चालक कहने का मतलब मोटर या मोटम शब्द गतिशीलता का प्रभाव है, या गतिशीलता के रूप में हम उसको देखते हैं। तो अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को या प्राणी को क्रियाशील बनाती है, कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, बाध्य करती है। और कहा जा सकता है कि अभिप्रेरित हो जाने पर व्यक्ति शांत से नहीं बैठ सकता। इसीलिए कहा जाता है अधिगम के क्षेत्र में शिक्षकों का एकमात्र कार्य है कि वे अपने बालक को सीखने के लिए या अधिगम प्राप्त करने के लिए अच्छे ढंग से अभिप्रेरित कर दे। क्योंकि अगर आपने अर्थात शिक्षकों ने बालकों को सही ढंग से अभिप्रेरित कर दिया तो 50% सफलता तत्काल सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि अभिप्रेरणा जो है उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में। तो हम देखेंगे कि अभिप्रेरणा को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कैसे परिभाषित किया है। तो कहते हैं हम, सामान्य भाषा का एक कथन है कि लोहा जब गर्म हो तब चोट करना चाहिए। तो बालकों को तब सिखाया जाना चाहिए जब वह अभिप्रेरित हो, और अभिप्रेरित करने के कई सारे उपाय मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षकों को बताए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आइए चर्चा करते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा के बारे में, और हम ये देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को किन संदर्भों में और किस प्रकार परिभाषित किया है। और आइए
हम देखते हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अभिप्रेरणा को कैसे परिभाषित किया गया है। सबसे अच्छी परिभाषा स्किनर महोदय के द्वारा दी गई और इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, अधिगम का राजमार्ग है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्किनर महोदय के द्वारा कहा जा रहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। ये मानते हैं कि अभिप्रेरणा ही वो साधन है, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अधिगम प्रक्रिया को बड़ी तीव्र गति पे, बड़े सुगम ढंग से, बड़े सरल ढंग से और बड़े गुणवत्तापूर्ण ढंग से एक राजमार्ग पर ले जा सकते हैं। राजमार्ग से तात्पर्य है कि अभिप्रेरणा बड़ी गतिशीलता के साथ आगे बढ़ सकती है अधिगम प्रक्रिया, और अधिगम प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है अच्छे ढंग से जब स्किनर महोदय के अनुसार उनको अर्थात अधिगमकर्ता को, बालकों को अभिप्रेरित किया गया हो। क्योंकि अभिप्रेरित जब हम बालक को अच्छे ढंग से कर सकते हैं या कर देते हैं तो उनके मन मस्तिष्क में एक आंतरिक हलचल उत्पन्न हो जाती है, और ये आंतरिक हलचल जब तक उनके द्वारा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया जाता या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक वो शांत पूर्वक बैठ नहीं सकते हैं। और दूसरी परिभाषा आइए हम देखते हैं गुण महोदय के द्वारा दी गई है, और इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा, इनके द्वारा कहा गया है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को देखिए, मुख्य शब्दों को मैं केवल लिख रहा हूं, प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, गुण महोदय के द्वारा कहा जा रहा है कि अभिप्रेरणा जो है वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या प्राणी किसी कार्य को प्रारंभ करता है, और केवल प्रारंभ ही नहीं करता है वरन उस कार्य को तब तक जारी रखता है जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, और नियमित करता है। तो इनके द्वारा, गुण महोदय के द्वारा ये कहा गया कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। और इसके अलावा गुणवत्त महोदय के द्वारा परिभाषा दी गई है। गुणवत्त महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वो दशा है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वो दशा है, दशा या अवस्था है जिसमें व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यवहार उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? उद्देश्य पूर्ण, और उद्देश्य प्राप्ति होने तक सदैव क्या होता रहता है? उत्तेजित होता रहता है। अर्थात गुणवत्त महोदय के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार जो है वो निश्चित उद्देश्य की तरफ उन्मुख होता है और निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने तक सदैव उत्तेजित होता रहता है। अर्थात व्यक्ति को एक प्रकार से अभिप्रेरणा जो है वो उत्तेजित करती रहती है। और जाहिर सी बात है, किसी क्रिया को जब हम करते हैं या उसमें संलग्न होते हैं तो हमारे व्यवहार में जो क्रियाशीलता आती है वो जैसे उद्दीपन को देख करके, उद्दीपन की प्रबलता कितनी ज्यादा है वही हमारे व्यवहार को संचालित करने वाला तत्व होता है। उद्दीपन जितना प्रबल ढंग से हमको उत्तेजित करेगा उतना ही अधिक या अच्छे ढंग से हम व्यवहार करने के लिए या अनुक्रिया करने के लिए बाध्य होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रायः मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में देखा गया है कि उद्दीपन की प्रबलता जो है वो अनुक्रिया को प्रभावित करती है। तो गुणवत्त महोदय के अनुसार कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को सदैव उत्तेजित करती रहती है और जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो नवीन कार्य या किसी कार्य को करने के लिए तब तक प्रयत्न करता रहता है जब तक उसको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती या वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। एक दूसरे मनोवैज्ञानिक है इनके द्वारा एक छोटी परिभाषा दी गई है और 2 शब्दों में अभिप्रेरणा को समझाने का प्रयत्न किया गया है। और इनके द्वारा कहा गया अभिप्रेरणा क्या है?
सजीव प्रयास। मात्र केवल 2 शब्दों के द्वारा इन्होंने अभिप्रेरणा को समझाने का प्रयत्न किया कि अभिप्रेरणा क्या है? सजीव प्रयास। जब हम अभिप्रेरित होते हैं तो हमारे प्रयासों में सजीवता आ जाती है, सक्रियता आ जाती है। हम निष्क्रिय हो ही नहीं सकते जब हम अभिप्रेरित होते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी शिक्षक को सर्वप्रथम अपने विद्यार्थियों को या अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने के उपाय करने चाहिए, और अगर अभिप्रेरित करने के उपाय सफल हो जाते हैं और बालक या अधिगमकर्ता अभिप्रेरित हो जाता है तो शिक्षक का 50% कार्य तो या उसकी शिक्षक के शिक्षण की गुणवत्ता या उसकी सफलता 50% तत्काल सुनिश्चित हो जाती है। तो वास्तव में अभिप्रेरणा वो तत्व है जिसे हमें अपने अधिगम प्रक्रिया में बहुतायत ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए, या अपने शिक्षण प्रक्रिया में इसका प्रयोग हमें बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि हम जितना अच्छा अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में या अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने में सफल होंगे, उतने ही अधिक अच्छे ढंग से हम अपनी अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से आइए अभिप्रेरणा की विशेषताओं पर हम ध्यान देते हैं। और अभिप्रेरणा की जो पहली विशेषता है वो हम कह सकते हैं कि यह एक आंतरिक अवस्था है, आंतरिक अवस्था है। और अभिप्रेरणा कैसी आंतरिक अवस्था है? जो व्यक्ति को उद्वेलित करती है, उद्वेलित करती है अर्थात कार्य करने के लिए पुश करती है, आगे बढ़ाती है, धक्का देती है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था है, और व्यक्ति के व्यवहार में अभिप्रेरणा अंदर से उत्पन्न होती है। यद्यपि अभिप्रेरणा उद्दीपन के कारण या उद्दीपकों के द्वारा घटाई या बढ़ाई जा सकती है, और हम तो अभिप्रेरणा को बढ़ाने के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करते रहेंगे। तो अभिप्रेरणा जो है वो एक आंतरिक अवस्था है, और हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा एक प्रकार का विशिष्ट उद्दीपन है। क्या है? विशिष्ट उद्दीपन है। और ये उद्दीपन कैसा है? ऐसा है कि जिसके प्रति प्राणी या अधिगमकर्ता कार्य करने के लिए या अनुक्रिया करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे उस उद्दीपन के प्रति कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया या कुछ ना कुछ कार्य या कोई ना कोई अनुक्रिया करनी ही पड़ती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो एक प्रकार का विशिष्ट उद्दीपन है। और तीसरा हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा व्यवहार का चालक है, व्यवहार का चालक है, चालक अर्थात ड्राइव है। जब अभिप्रेरित होगा व्यक्ति या अभिप्रेरणा उसको दी जाएगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है वो व्यवहार प्रकट होगा या उसके द्वारा कोई ना कोई अनुक्रिया की जाएगी। इसको हम इस आधार पर या इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सीता जी की खोज करने के लिए लंका जाना था, समुद्र पार करना था, तो जामवंत ने हनुमान जी को अभिप्रेरित करते हुए कहा था का चुप साध ही रहा बलवाना, अर्थात हे बलवान या पवन पुत्र, आप ही लंका जा सकते हो और आप ही शांत बैठे हो। तो जामवंत के वचन सुन करके, जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन मैंने प्रसंग को यहाँ पे इसलिए रखना आवश्यक समझा कि अभिप्रेरणा वो चीज है जो व्यक्ति को असाध्य कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है। और अभिप्रेरित हो जाने पर ध्यान देने वाली बात है कि एडमंड हिलरी के द्वारा कहे गए कथन कि यह हिमालय 1951 में वो असफल हो गए थे,
52-53 में पुनः प्रयत्न किया गया तो उन्होंने हिमालय के बारे में कहा था कि हिमालय तू वहीं का वहीं है, लेकिन मेरी क्षमताएं बढ़ रही हैं और एक ना एक दिन मैं तुझ पर अवश्य विजय प्राप्त कर लूंगा। तो ये एडमंड हिलरी का अभिप्रेरणा से भरा हुआ वाक्य था, जो कि उनको इस दुर्लभ या दुस्साहस भरे कार्य को, और उस समय तो एवरेस्ट की चोटी को नाप लेना दुस्साहस भरा ही कार्य कहा जा सकता है। तो अभिप्रेरणा वो तत्व है जो व्यक्ति के व्यवहार को चालक करने का कार्य करती है या उसे चलाती है, एक ड्राइव के रूप में सामने आती है। और अगली जो विशेषता हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा में व्यवहार लक्ष्य निर्दिष्ट हो जाता है, लक्ष्य निर्दिष्ट हो जाता है। अर्थात अभिप्रेरणा वो विशेषता है, वो कारक है, वो फैक्टर है जो ये व्यवहार को लक्ष्य परक बना देती है, उद्देश्य परक बना देती है। व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में एकाग्र हो जाता है, या कह लीजिए अभिप्रेरणा उत्पन्न होने पर व्यक्ति के व्यवहार में एकाग्रता बढ़ जाती है और अधिक एकनिष्ठ होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यवहार को लक्ष्य निर्दिष्ट बनाने का कार्य करती है, और लक्ष्य निर्दिष्ट होने पर व्यवहार जो है उसकी अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा प्रायः या सदैव हम कह सकते हैं उपलब्धि आधारित होती है या उपलब्धि परक होती है। अर्थात अभिप्रेरणा जो है वो किसी न किसी उपलब्धि या कह लीजिए कि आकांक्षा को पूरा करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं या कह लीजिए महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं उनको पूरा करने का एक सबल माध्यम जो है वो अभिप्रेरणा ही होती है। और अगली विशेषता हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा में व्यवहार या क्रिया जो भी हम कहें का स्वरूप जो है वो चयनात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? चयनात्मक हो जाता है। कहने का मतलब कि अभिप्रेरणा जब व्यक्ति में उत्पन्न होती है तो व्यक्ति की अनुक्रिया या उसका जो व्यवहार है वो अधिक चयनात्मक हो जाता है। व्यक्ति कलेक्टिव तरीके से कार्य करने लगता है और अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सजग हो जाता है। तो उसको हम इस विशेषता के रूप में देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है उसमें व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो एक प्रकार से चयनात्मक हो जाता है। अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो आवश्यकता पूर्ति का या आवश्यकताओं की पूर्ति का या उनके समाधान का माध्यम है। अर्थात व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का व्यक्ति के पास एक ही माध्यम होता है और वो माध्यम होता है अभिप्रेरणा के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तियों के द्वारा अब तक जितने भी महान कार्य किए गए हैं वो सब एक प्रकार से अभिप्रेरणा के कारण ही संपन्न किए गए हैं। तो अभिप्रेरणा जो होती है वो आवश्यकता पूर्ति का माध्यम या उद्देश्य की पूर्णता का माध्यम बनती है। तो अभिप्रेरणा जो है वो एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि वो आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है या समस्या के समाधान का माध्यम है। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है इसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे अगली विशेषता के बारे में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को या प्राणी को सक्रिय करती है, सक्रिय बनाती है और निष्क्रियता का अंत करती है। कोई भी व्यक्ति जैसे ही अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार में उत्पन्न होती है वैसे ही हम कह सकते हैं आलस्य दूर भाग जाता है
और एक तरह से हम कह सकते हैं व्यक्ति के अंदर कार्य करने की भावना जागृत होती है। तो अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को सक्रिय बनाती है, क्योंकि अभिप्रेरणा एक प्रकार से चालक का कार्य करती है, मोटिव का कार्य करती है। और जब मोटिवेशन व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति बिना लक्ष्य प्राप्त किए हुए शांत नहीं बैठ सकता। तो अभिप्रेरणा जो है ये व्यक्ति को सक्रिय बनाती है, निष्क्रियता का अंत करती है, आलस्य को दूर भगाती है। इसके अलावा अभिप्रेरणा की अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा में अवधान और एकाग्रता की स्थिति बढ़ जाती है। जितना अधिक व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो अवधान की अवस्था या एकाग्रता की अवस्था जो है वो बढ़ जाती है। व्यक्ति अधिक सचेत हो जाता है, अधिक जागरूक हो जाता है और अधिक अपने मस्तिष्क या इंद्रियों कह सकते हैं शरीर और मस्तिष्क के बीच में अभिप्रेरित हो जाने पर बड़ा बेहतर संतुलन स्थापित हो जाता है। और इस अवस्था को केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो अभिप्रेरित हो गया हो। उदाहरण के लिए किसी क्लासरूम में अध्यापक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने पर या शिक्षण कार्य किए जाने पर जो बालक अभिप्रेरित होते हैं उनके शरीर और मस्तिष्क दोनों के बीच में अधिगम प्रक्रिया को आत्मसात करने के लिए, ग्रहण करने के लिए एक विशेष प्रकार की अवस्थिति पाई जाती है। जो विद्यार्थी अभिप्रेरित नहीं होते हैं उनके व्यवहार में ये चीज नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज के प्रसंग में हम सब लोगों ने अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं और अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने अभिप्रेरणा के चक्र को भी समझा और इसके पश्चात हम अभिप्रेरणा के बारे में आगे अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।